मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कल जो क्लास हुई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं संविधान के अनुच्छेद पर फिर से आज वीडियो ला रहा हूं। इसको आप देखिएगा, इससे बहुत फायदा होने वाला है। कल मैं एक क्वेश्चन दिया था कि संविधान लागू कब हुआ ना। यह क्वेश्चन था कि लागू कब हुआ। इसका इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। ओके, आज का एक नया क्वेश्चन है जो आप कमेंट में दीजिएगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा। आपका क्वेश्चन है संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना समय लगा। ओके, इस क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं अगर आप कमेंट में जवाब नहीं दे पाएंगे तो कल की पहले भाग 1 से 4 तक जो अनुच्छेद जो आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में मैंने है ना बात किया था 14 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सभी अनुच्छेद को मैंने बता दिया था। ओके, जिसमें हमने आज रिवीजन करवा देते हैं। बताइए इसको। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ओके, 15 क्या है? 15 है सार्वजनिक समानता का अधिकार। ओके, 16 क्या है? अवसर की समानता का अधिकार, अवसर की समानता। 17 क्या? अस्पृश्यता का अंत, जिसको छुआछूत का अंत कहते हैं। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। 19 क्या है? 19 है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता 19 है। ओके, तो 19 तक हम लोग चले थे। 19 में और भी बताए थे कि 19 का ए होता है। 19 में 19 के ए, बी, सी, डी, ई और एफ है ना। 6 अनुच्छेद इसमें अलग चलते हैं। जैसे ए क्या है? बोलने की आजादी। बी क्या है? सभा या सम्मेलन करने की आजादी। सी क्या है? संगठन या संस्था बनाने की आजादी। डी क्या है? घूमने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं। ठीक है। ई क्या है? वहां बसने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं। ओके, और डी क्या है? एफ क्या है? एफ जो है वो है जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। अब भारत के क्षेत्र में, आपके जितना क्षेत्र हमारे हैं भारत में, उन क्षेत्रों में कहीं भी हम जीविका उपार्जन कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये हमें आजादी मिलता है। लेकिन इसमें और भी हम लोग पढ़े थे, ये कब आजादी नहीं मिलता है ना? जब आपसे देश की एकता अखंडता बाधित होती है तो ये आजादी आपसे छीन लिया जाएगा, ये स्वतंत्रता आपसे नहीं मिलेंगे। ओके, ये सारा अधिकार जो है छीन लिए जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अनुच्छेद 19 तक हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग 19 जो कल एक बात किए थे कि देखिए मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार 6 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं संविधान के द्वारा। 6 प्रकार के। एक्चुअली संविधान जब बना था तो मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के अधिकार हैं। जैसे है ना, पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है ना। ये समता का अधिकार हम लोग कल अनुच्छेद देख रहे 14 से लेकर के 18 तक था। ओके, है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक सब समता का अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद आते हैं? तो 19 से लेकर के यह आता है 22 तक। ये स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। इसके बारे में हम बताएंगे 19 से 22 में क्या क्या है। ओके, उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है जी? तो अनुच्छेद 23 और 24 है।
अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी किसी भी व्यक्ति को आप शोषण नहीं कर सकते, जिसको बंधुआ कहा जाता है, बंधुआ मजदूर बनाकर किसी को नहीं रख सकते। समझ गए? तो ये है शोषण के विरुद्ध, इसमें स्त्रियों के स्पेशल दिया जाता है। और बालक को जब ये इस अनुच्छेद में आएंगे तो बताएंगे वहां पे। आगे एक आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, इसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी पंथ, मजहब, धर्म है, ये सभी जितना भी लोग हैं सब अपने अपने धर्म को फॉलो करने, अपने अपने धर्म को बढ़ाने का जो अधिकार है ये भी दिया जाता है। ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार। अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार, अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद है 25 से लेकर के 28, 25 से 28 तक। अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार है 29 और 30, दो अनुच्छेद है 29 और 30 जो दिया जाता है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का अधिकार होता है, हितों के संरक्षण का अधिकार, हितों का संरक्षण का अधिकार। ओके, उसके बाद जो छठा है जो आज अभी है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ओके, यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये कितना है? तो ये अनुच्छेद 32 में है। ओके, ठीक है। सातवां, पहले अभी बताया कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी 6 ही है। तो ये 6 जो है अभी है, लेकिन 7वां कौन था जो अभी नहीं है? तो एक था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। ये संपत्ति का अधिकार जो है ये 7वां है, ठीक है। और ये 7वां जो है ये अनुच्छेद 31 में था। ओके, इसको समाप्त कर दिया गया है। संविधान का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है, इसको यहां से हटा करके इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है। कानूनी अधिकार, इसको क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार, ठीक है। और ये कानूनी अधिकार कहाँ रखा गया है? तो 300 के ए में रखा गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है, 300 के ए में रखा गया है। देखिए थोड़ा सा ऐसा क्यों हुआ? संपत्ति का अधिकार को यहां से क्यों हटाया गया? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार बना दिए जाते, ठीक है, तो बहुत समस्या होती। क्योंकि संपत्ति का अधिकार करने का मतलब कि आपके पास जो संपत्ति है, ठीक है, वो आपका है ना, ये कानूनी रूप से आपका है, इस पर मौलिक अधिकार आपका नहीं है। अगर संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार में होते तो सरकार को अगर विकास के लिए कुछ काम करना है ना, सरकार को रोड बनाना है, सरकार को रेलवे लाइन ले जाना है, सरकार को कुछ और करना है आपके जमीन में, आपसे पूछना पड़ता कि आप जमीन दोगे कि नहीं दोगे। अगर आप कह दिए कि जमीन नहीं देंगे, है ना, तो सरकार का वो विकासात्मक कार्य जो है रुक जाता, वो ले नहीं सकता था। मौलिक अधिकार है आपको, समझ गए? आपको सुप्रीम कोर्ट तक आपको ये फैसला देता कि नहीं, अधिकार अगर वो कह दिया कि नहीं, वह व्यक्ति नहीं देना चाहता संपत्ति तो नहीं दे सकता। इसलिए इसको कानूनी अधिकार मान लिया गया है कि अभी क्या है, अभी सरकार जब भी चाहेगा आपके संपत्ति को लेकर के उसमें कुछ विकासात्मक कार्य करेगा तो वो संपत्ति ले सकता है, उसमें किसी से पूछने की भी जरूरत सरकार को नहीं है ना। उसके लिए आपको मुआवजा देगा, समझ गए? ओके, इसलिए संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि सरकार में विकासात्मक कार्य चलते रहे, है ना, नहीं तो विकासात्मक कार्य बाधित हो जाते। इसलिए संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटाया गया। कोई दिक्कत? तो ये 6 प्रकार के अधिकार अभी जारी हैं, 6 तक। 7 में जो संपत्ति का अधिकार अभी नहीं है। ओके, अनुच्छेद भी मैंने लिखा दिया, है ना। समता का अधिकार 14 से 18 अभी तक बता चुके हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, आपको 19 से 22 शोषण के विरुद्ध, 23 से 24 धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, 29-30, है ना, संवैधानिक उपचार, 32। यही संवैधानिक उपचार जो है
यही जो है आपको संरक्षण देता है। संवैधानिक उपचार क्या है, ये आपको संरक्षण देता है कि अगर आपको आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस हनन को आप कैसे, उस हनन के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं। तो ये अधिकार देता है कि संवैधान, ये इसके तहत 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं। ठीक है, जब यहाँ आएंगे तो बताएंगे 5 प्रकार का रीट कौन कौन होता है। ओके, आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, अब वीडियो को अगर आप नए होंगे इस चैनल पे तो कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि मैं हमेशा नया नया वीडियो लाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, 20 क्या है, दोष सिद्धि का अधिकार। दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार। अगर आप निर्दोष हैं, दोष हैं, तो ये आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आप पर किसी तरह का मुकदमा हुआ तो यह अधिकार दिया जाएगा कि आप भी कोर्ट में वकील रखिए, वो आपके खिलाफ आपके कोर्ट में लड़ेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि एक से एक अपराध किया हुआ व्यक्ति को भी कोर्ट में क्या मिलते हैं, वकील मिलते हैं। अगर उसका वकील नहीं है तो सरकार वकील उपलब्ध करवाता है। समझ गए, है ना। यहाँ तक कि निर्भया कांड में भी जो दोषी था उसके लिए भी वकील मिले थे। ठीक है, तो दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण दिया जाता है या अधिकार दिया जाता है। ओके, 21 में क्या है, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि प्राण बचाने की स्वतंत्रता आपको है। ठीक है, प्राण बचाने की स्वतंत्रता आपको है ना। अगर कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाए कि किसी को मारने से मेरा जीवन बच सकता हो, ठीक है ना, अगर आप नहीं उसको मार रहे हैं, वो आपको मार देगा, तो यहाँ पे आप अपने आप को प्राण बचा सकते हैं। इसको बोला जाता है लाइफ को सेव करने की, इसी को स्वतंत्रता। ओके, है ना। एक इसी में देखिए 21 के ए है, जहां भी आपको ए बी सी दिखे ये किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान में कहीं पे ही अगर 21 के ए आ गया, किसी और ए बी सी इस तरह से लिखा रहेंगे तो ये है संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है, ठीक है, ये जोड़ा गया है। ये क्या है, शिक्षा का अधिकार, ये देता है शिक्षा का अधिकार। जब संविधान बना था तो उस समय शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये जो है ना, एक संविधान संशोधन है ना, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन ये हुआ था 2002-03 में आया था ये। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, इसमें किया गया था कि जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार बना दिया जाए। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा है, 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसको शिक्षा सरकार को देना ही देना है ना। अभिभावकों को यह कहा गया कि अगर आपका बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र के है तो उससे आप कुछ नहीं करवा सकते, उसको क्या देना है, शिक्षा देना ही देना है, शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो एक आप अपराध कर रहे हैं। समझ गए। इसलिए सरकारी स्कूल में आप देखेंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, है ना, निःशुल्क शिक्षा मिलता है। निःशुल्क शिक्षा यानी पूरे भारत में किसी भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम उम्र के हो, है ना, उसे सरकारी स्कूल में या फिर पढ़ाने का निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध है। हर कोई पढ़ सकता है। समझ गए। आज तो बहुत सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूल में बहुत अलग अलग प्रकार स्कीम चलते हैं जिससे बच्चों को पैसा क्या देना, वहां से कुछ मिलते हैं, है ना, ड्रेस मिलते हैं, साइकिल मिलते हैं, और भी कई चीज मिलते हैं, किताब मिलते हैं। समझ गए। तो ये सारा चीज ये इसलिए दिया गया है ताकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़े, सब लोग शिक्षित हो, है ना। स्टार्टिंग में शिक्षा का मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ा गया था। इसका कारण क्या था कि उस समय हमारे यहाँ संसाधन की कमी था। हमारे यहाँ इतना संसाधन नहीं था कि हम पूरे बच्चे को, पूरे जनसंख्या को पढ़ा सके। समझ गए। तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने जो जरूरत की चीज था उसको रखा। ठीक है, जरूरत की चीज में शिक्षा नहीं आता। जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है। संसाधन आपके पास कम है,
तो वहां पे भोजन आवश्यक हो जाता है। ओके, तो उस समय हमारे यहाँ शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया, जबकि महत्वपूर्ण था। ओके, है ना, इसको रख दिया गया था डीपीएसपी में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक आगेगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें रखा गया था इसको, है ना। लगभग आप अनुच्छेद 45 में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको, जिसमें शिक्षा देने का बात किया गया है। ओके, इसको कानून बना करके, है ना, आपको 86वां संविधान संशोधन में इसको शिक्षा का अधिकार कर दिया गया। ओके, 86वां संविधान संशोधन में एक चीज और जोड़ा गया है, जो कर्तव्य बनाया गया, 11वां कर्तव्य की बात करता है, कर्तव्य, है ना, जिसमें क्या कहता है कि अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को स्कूल भेजे या शिक्षा दे, अनिवार्य शिक्षा दे। ओके, यह अभिभावक का कर्तव्य है, और यहाँ क्या होगा, बच्चों का अधिकार है। ओके, है ना। 22 क्या कहता है, 22 कहता है कि 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करता है। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पर आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा, है ना, ये सारा चीज इसमें वर्णित है। ओके, कोई दिक्कत? तो और ये 19 जो था वो क्या था ना, बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये 19 से लेकर के 22 तक यही है जो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ओके, है ना। ओके, 19 से लेकर के 22 तक क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आगे बढ़े, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कौन अनुच्छेद है, ये बताया था आपको, अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। तो 23 क्या करता है जी, 23 कहता है, 23 क्या करता है, 23 कहता है बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। यानी कि इसको कह सकते हैं बेगारी से, बेगारी के खिलाफ अधिकार, बेगारी के खिलाफ अधिकार, ठीक है। ये सारी चीज, है ना, यानी कि बेगारी नहीं कर सकते हैं, बलात् श्रम, है ना, कहीं पर किसी को शोषण नहीं कर सकते हैं, समझे। महिला शोषण इसमें आता है ना, महिला के साथ काफी उसके कार्यस्थल पर शोषण किए जाते हैं, समझे। ये सब लेकर के इसी में वो दिया गया है कि आप किसी के साथ शोषण नहीं कर सकते, समझ गए। ओके, है ना, ये हो गया शोषण के खिलाफ, है ना। 24 क्या कहता है जी, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, समझ गए। 24, है ना, ये क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, ठीक है, बच्चे को कल कारखाना में, है ना, में खतरनाक कामों के लिए, खतरनाक कामों से रोक, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं बाल श्रम पर नियंत्रण, बाल श्रम पर नियंत्रण, ठीक है, बाल श्रम पर नियंत्रण। यानी कि जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, है ना, उसको बालक माना जाता है, ठीक है। और वो उम्र कौन सा है, 14 वर्ष से कम उम्र कौन सी उम्र है, वह उम्र है बच्चे को पढ़ने का उम्र। तो इस समय अगर वो बच्चा कोई काम कर रहा है, कोई खतरनाक काम कर रहा है, तो वो पढ़ पाएगा,
नहीं पढ़ पाएगा। यही बच्चा कल के डेट में डॉक्टर, इंजीनियर और देश का एक आदर्श नागरिक बनेंगे। तो अगर पढ़े लिखे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे अच्छा करेंगे। इसलिए इस यहाँ पे बाल श्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बाल श्रम नियंत्रित हो। आप देखते होंगे कहीं ढाबा में जाते होंगे, कहीं जाते होंगे तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे से काम करवाया जाता है ना, ज्यादातर ढाबा वगैरह में काम करवाए जाते हैं। तो वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। उस बच्चे को वहां से निकाल करके बाल सुधार गृह होता है ना, बाल सुधार गृह वहां रखा जाता है, बच्चे को ट्रेन किया जाता है, वहां पढ़ाया जाता है और बच्चे को एक आदर्श नागरिक बनाया जाता है। समझ गए? ओके, तो ये है आपको बच्चे का अधिकार, ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण किसी के साथ आप नहीं कर सकते हैं, बड़े लोग के साथ नहीं कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी शोषण आप नहीं करिए। तो देखिए यहाँ पे शोषण ही हो रहा है बच्चे को। आप देखेंगे कि छोटा छोटा जो बच्चा है, ठीक है, छोटा छोटा बच्चा, अगर देखिए किसी भी ढाबा में आप गए, वहां पे प्लेट धोना हो, है ना, या और भी कोई काम करना हो, तो वह एक बड़ा भी कर सकता है और बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। बड़ा अगर करता है तो बड़ा को ज्यादा पेमेंट देना होगा, उस ढाबा के मालिक को, बड़े व्यक्ति को ज्यादा पेमेंट देना होगा, और बड़े और ज्यादा पेमेंट के साथ साथ उसको समय समय पर छुट्टी भी देना होगा, क्योंकि उसका परिवार है, ये है, तो बहुत ज्यादा समस्या होता है। और यही बच्चा को रख लेता है ना, बच्चा को रख लेता है तो बच्चा का माता पिता को लगता है कि हमारा बच्चा पल रहा है ना, कम पेमेंट भी देकर के काम चलते रहता है। समझ गए? और एक बार आ गया तो उसको कोई परिवार वार है नहीं, आराम से, है ना, एकदम अनिश्चितकालीन तक के वो काम करता रहता है। इसलिए यहाँ पे ढाबे वाले को बहुत फायदा होता है ना, अर्थात उस बच्चा को शोषण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज सरकार के विरुद्ध, सरकार समय समय पर इस तरह के निकालते हैं, है ना, ये और ऑपरेशन और पकड़ते हैं, है ना। रेलवे में बच्चे जा रहे हैं बहुत सारे कहीं काम करवाने के लिए, तो सबको पकड़ के बाल सुधार गृह में रखा जाता है और वहां बच्चे को डेवलप किया जाता है। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आगे आइए, आप अगला जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, है ना। तो ये है आपको कौन सा अनुच्छेद हम बताए थे, 25 से लेकर के 28 तक जो आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, ठीक है। 25 क्या कहता है जी? तो 25 कहता है भारत में जितना भी नागरिक है, ठीक है, वह अपने धर्म को फॉलो कर सकता है और धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर सकता है, ठीक है। यानी कि अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्मानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। धर्मानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, धर्मानुसार, माफ करिए निकाल गया, ठीक है, धर्मानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, ठीक है, तो वह मंदिर में पूजा कर सकता है ना, घंटी बजा सकता है, मंत्र पढ़ सकता है, समझ गए, है ना। ये उसका अधिकार है, ये करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा भी वो उसका धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से वो जी सकता है, समझ गए, है ना। कोई दूसरे धर्म, दूसरे पंथ के लोग जो हैं, है ना, जैसे कोई इस्लाम फॉलो करते हैं, तो वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, समझ गए। तो ये चलिए अनुच्छेद 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने का अधिकार, है ना। धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार, ठीक है। देखो, अगर प्रबंधन की बात करते हैं, जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, या कोई मस्जिद है ना, तो इस मंदिर में जो प्रबंधन करने का कोई व्यक्ति है, तो वो कोई भी व्यक्ति प्रबंधन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई मंदिर है तो उसको प्रबंधन करने के लिए कोई हिंदू ही चाहिए, समझ गए।
अगर कोई मस्जिद है ना, वहां पे कुछ प्रबंधन के बात हो रहा है, मैनेजमेंट की बात हो रहा है, तो मैनेजमेंट करने का के लिए कोई मुस्लिम ही चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर मुस्लिम है तो ठीक है ना। इसलिए यहाँ कोई भी दूसरे धर्म के लोग भी प्रबंधन कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी इलाका में गया, ये गया जिला है, गया जिला के कोई मंदिर विष्णुपद मंदिर है। अब विष्णुपद मंदिर में ये कहा जाए कि विष्णुपद मंदिर जो है ये इसका प्रबंधन कौन करेगा, तो डीएम साहब करेंगे। मान लो ऐसा ऐसा कहीं कानून बना हुआ है, डीएम साहब करेंगे या फिर मेयर करेंगे, है ना। मेयर जानते हैं ना, शहर में कोई मेयर होता है, वो मेयर करेंगे। अब बताइए कि ये मेयर ये मेयर जो है या डीएम जो है, कभी हो सकता है हिंदू आ जाए, कभी हो सकता है कि मुस्लिम आ जाए, कभी हो सकता है पारसी आ जाए, है ना। मेयर भी कभी कोई भी आ सकता है, समझे। अब यहाँ पे क्या है, डीएम साहब अगर यहाँ प्रबंधन कर रहे हैं तो डीएम साहब जरूरी थोड़ी ना है कि हिंदू ही आएंगे गया में, समझ गए। इसलिए प्रबंधन के लेकर के आपको छूट दिया जाता है कि कोई भी प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत है ना। तो ये हो गया प्रबंधन का, धार्मिक प्रबंधन का अधिकार, ठीक है। 27 क्या है जी, है ना। 27 कहता है कि धार्मिक के लिए दिया गया दान कर मुक्त होगा, ठीक है। धार्मिक के लिए दिया गया दान कर मुक्त होगा। धार्मिक उत्सवों के लिए दिया गया जो दान है वो क्या होगा, कर मुक्त होंगे, समझ गए। इसमें एक और चलता है, एक और इसमें लिखेगा, इसमें क्या है, किसी विशेष धर्म पर, किसी विशेष धर्म को सरकारी खजाने पर बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, ठीक है। ओके, क्या है, अगर धार्मिक उत्सवों के लिए जो दान दिया गया वो टैक्स मुक्त होना चाहिए, टैक्स मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी में क्या कहा गया है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए, है ना, सरकारी खजाना का प्रयोग नहीं किया जा सकता, समझ गए, है ना। तो बहुत लोग ये उठाते हैं कि राम मंदिर बना दिया मोदी ने, समझ गए हैं, मोदी सरकार ने राम मंदिर बना दिया। तो राम मंदिर बनाने के लिए मोदी सरकार अपने खजाना से पैसा नहीं दिए, समझ गए, है ना। वो क्या हुआ, जनता के द्वारा जो कलेक्शन आया उस पैसा से बना है, समझ गए। ओके, और बहुत सारा हिंदू के द्वारा ये लगाए जाते हैं कि बहुत सारा मंदिर जो है, मंदिर का जो पैसा आता है वह सरकार लेता है। बहुत सारा मंदिर है ऐसे, है ना, जो सरकारी नियंत्रण में है। ओके, तो ये सारा चीज कुछ चलते हैं, विवाद की बात है। ओके, चलिए इसको हम यहीं रखते हैं, उसको दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। 28 क्या कहता है जी, 28 कहता है, 28 ठीक है, ये कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, क्या कहता है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का स्वतंत्रता, ठीक है। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है, उसका अपना स्वतंत्रता है कि धार्मिक, अगर कहीं, सबसे पहले तो शैक्षणिक संस्थान में, है ना, धार्मिक उत्सव बहुत कम मनाए जाते हैं, मनाए भी जाते हैं धार्मिक उत्सव, तो उसमें जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उसके स्वतंत्रता है कि वह उस उत्सव में शामिल हो कि नहीं हो, समझ गए। या आप उसके साथ कर सकते हैं, है ना, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका क्या बोलते हैं उसको, है ना, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है। यह है 29 एंड 30, ठीक है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण 29 और 30। अल्पसंख्यक क्या होता है जी, है ना। तो इस देश में देखिए, इस देश में क्या है कि धर्म के आधार पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ हिंदू है, मुस्लिम है, समझ गए। तो जिसकी संख्या सबसे अधिक है उसको बहुसंख्यक कहते हैं, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना, 121 करोड़ जनसंख्या भारत में है, ठीक है ना। उसमें लगभग 80% जो है, 80% हिंदू है, ठीक है, ओके। और बाकी जो है ना, 80% के बाद बच गया 20%। 20% में कौन कौन आ जाते हैं, तो आ जाते हैं मुस्लिम, है ना, आ जाते हैं क्रिश्चियन, आ जाते हैं सिख, आ जाते हैं आपको क्या बोलते हैं बुद्ध, जैन, सिख, जो भी धर्म है सब में आ जाते हैं। तो हिंदू को माना जाता है बहुसंख्यक, और बाकी इन सब धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनको माना जाता है अल्पसंख्यक, समझ गए, क्योंकि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक। तो इनके हितों का संरक्षण की बात किया जाता है 29 और 30 में, ठीक है। इनके हितों का संरक्षण, अगर ये बहुसंख्यक है, ठीक है, जिसको संरक्षण नहीं प्रदान किया जाए तो हो सकता है बहुसंख्यक इस पर हावी हो जाए, समझ गए, बहुसंख्यक इस पर हावी हो जाए। इसलिए इसका जो कल्चर है, इसका जो संस्कृति है, धार्मिक अधिकार है, ये सब हनन हो जाएगा, है ना। इसलिए इसके भी धार्मिक अधिकार की बात किया जाता है, और इसके धार्मिक अधिकार के संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 29 और 30 में, ओके। तो हमको लगता है कि आप समझ चुके हैं अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, बहुसंख्यक किसे कहते हैं, है ना। धार्मिक आधार पर हमारे यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है। दो आधार चलते हैं इसमें, धार्मिक आधार और भाषाई आधार, ठीक है। धार्मिक आधार और भाषाई आधार, यहाँ पे धार्मिक आधार की बात किया जा रहा है, ओके। कोई दिक्कत, तो अल्पसंख्यक समाज क्या है, कौन कौन है, ठीक है, ओके। तो 29 क्या करता है, 29 को बहु यही लिख दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है जो, है ना, ये क्या करता है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, है ना। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अगर इसको संरक्षण ना मिले, है ना, तो हो सकता है कि बहुसंख्यक है जो इस पर हावी हो जाए, समझ गए, उसके रीति रिवाज को मानने ना दे, ठीक है। इसलिए इसका संरक्षण कर सकता है। 30 क्या कहता है जी, 30 कहता है ना, अल्पसंख्यक अपने हिसाब से शैक्षिक संस्थान चला सकते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक को है ना, अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए, शैक्षणिक संस्था का अधिकार, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं का अधिकार देता है। तो दिक्कत, ये दो अधिकार जो है इसको कहा जाता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है। उसके बाद 31 है ना, 31 में पहले भी बता चुके हैं, ये क्या है, ये है आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार इसे समाप्त कर दिया गया है, और समाप्त कहाँ रख दिया गया है, 300 के ए में रखा गया है, 300 के ए में ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अभी ये नहीं है, इसे क्या कर दिया गया, समाप्त, यहाँ से समाप्त कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, ओके। उसके बाद लिखिए 32, ठीक है। 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है 32 के तहत, ठीक है ना। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है, समझे। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो
आपको कहीं भी कोई भी अधिकार में समस्या हो रहा है तो यही इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसका प्रयोग करते हुए 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कितना रीट जारी करते हैं? 5 प्रकार का। ठीक है, कितना? 5 प्रकार का रीट जारी होता है, रीट। ठीक है, इसमें क्या क्या है? बंदी प्रतिरक्षीकरण है ना, और क्या है? उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है। ठीक है, इसी तरह के 5 प्रकार के अधिकार है ना दिए जाते हैं। ये रीट पर मैं वीडियो आपको स्पेशल वीडियो लाऊंगा क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है, इसलिए रीट के बारे में केवल ये जानिए 5 प्रकार के यहाँ रीट दिए जाते हैं। समझ गए है ना? उस पर मैं वीडियो लाऊंगा तो आप समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मौलिक अधिकार पूरा। समझ गए है ना? कुछ मौलिक अधिकार जैसे 33, 34, 35 ये सब जो है, ये सब आपको जैसे कि जब लगता है कर्फ्यू वगैरह लगता है या फिर सेना में ये सब चलते हैं तो वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहीं तक क्वेश्चन आते हैं। हम कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं इसलिए सेलेक्टेड चीज को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो जरूरत है, जो क्वेश्चन आते हैं उसी को पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया आपका है ना पूरा वीडियो। मेरा 2 वीडियो आया है, 2 वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा मौलिक अधिकार और नागरिकता ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, अगर तीसरे वीडियो न देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। ओके, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो कृपया हमारे परिवार से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।